we have worked in more than 100 clients in digital marketing, and the maximum that we are able to achieve is 15 के आसपास का ROS. There are 4 to 5 parameters on which you have to work to increase the ROS. ये डिफाइन करेगी कि आपके वेबसाइट पे किस तरह के यूजर आएंगे. It's not a simple strategy. There are so many people who are going to bounce back. But अगर आप भी एक D2C ब्रांड रन कर रहे हैं तो I will highly recommend you just need to ask one question from you. Hello everyone, I am the founder and CEO of Scoutbus International, and Scoutbus International कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में डील करती है. As of now, we have worked in more than 100 clients in digital marketing, and today we are going to discuss that how we can increase the ROAS of a D2C brand. अभी जो मैं स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूँगा वो स्ट्रेटेजीज हैं जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए हमने यूज़ करी हैं. ठीक है, जो सक्सेसफुल हमारे क्लाइंट्स रहे हैं वो 5 के आसपास का ROS है, एंड द मैक्सिमम दैट वी आर एबल टू अचीव इज 15 के आसपास का ROS. ठीक है, सो अभी जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बिहाफ पे हमने हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ROS को इंक्रीज किया है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसके बिहाफ पे आप अपने ROS को इंक्रीज कर सकते हो. देयर 4 to 5 पैरामीटर्स ऑन विच यू हैव टू वर्क टू इंक्रीज द ROS. एक एक करके पहले मैं आपको 4-5 पैरामीटर्स कौन से हैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोडक्ट वैल्यू. सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. थर्ड होता है वेबसाइट. फिर होती हैं एड्स में मेटा एड, गूगल एड्स. फिफ्थ होता है यूजर परचेजिंग बिहेवियर. अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ एक पैरामीटर पर काम करते हैं जो कि है मेटा या गूगल. ठीक है, लोगों को क्या लगता है वो किसी भी तरह की ऐड रन करेंगे और उनको वहाँ पे सेल आनी चालू हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ये 5 पैरामीटर्स आपको 5 पे काम करना पड़ेगा, और 5 में से किसी अगर एक में भी अगर आप लैक कर जाओगे देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड ROS. ठीक है, एक एक करके 5 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं. प्रोडक्ट वैल्यू. प्रोडक्ट वैल्यू का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है. वैल्यू फॉर मनी. इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो 1500 रुपए की. अब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, टी शर्ट जो है 1500 रुपए की वो H&M भी दे देगा, तो हम आपके ब्रांड से ही क्यों बाय करें? व्हाट इज दैट रीजन? अगर वो रीजन आपके पास है, ठीक है, तो विच मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी. इफ यू आर नॉट हैविंग द रीजन देन ऐसा नहीं होने वाला कि हम सिंपली कोई भी ऐड रन करेंगे और हमारे फिर सेल आनी चालू हो जाएगी. और एक ऐसा पॉइंट है इसमें कोई भी मार्केटिंग एजेंसी आपको हेल्प नहीं करती. एक ऐसा पॉइंट है इसमें आपको ही काम करना पड़ेगा. बहुत बार लोग हमारे पास इस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हम उनको प्रोडक्ट बता दें, प्रोडक्ट में क्या इंप्रोवाइजेशन करनी है वो बता दें, बट द ग्राउंड रियलिटी इज देखो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं ले सकता. ठीक है, इसके अंदर द मैक्सिमम दैट वी कैन डू इज कि कुछ चीज़ों के अंदर ना हम ये AOV इंक्रीज करके थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं. जैसे रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो आपके वासिस सेल करता था, तो हमने ये किया अगर वासिस जो गिफ्टिंग की कैटेगरी है तो उसके साथ हमने एक एड ऑन कर दिया कि आप वासिस से चॉकलेट्स भी सेल कर दो, गिफ्ट रैप कर दो. थोड़ा बहुत ठीक है, हम प्रोडक्ट वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, कॉम्बोस बना दिए, बट मेजरली यहाँ पे क्लाइंट को सोचना पड़ता है कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या इंप्रोवाइजेशन करें. अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्क नहीं करने वाली. दिस इज द बेस क्राइटेरिया नंबर 1. नंबर 2 प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है प्रोडक्ट शूट, दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन. प्रोडक्ट शूट का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई रेजोल्यूशन में हो, वो क्लियरली एक्सप्लेन करे कि आप क्या सेल कर रहे हो. ठीक है, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स करते देखा नहीं है मैंने. कुछ कम लोग ही होते हैं जो इसमें मिस्टेक करते हैं, बस ब्लर वगैरह ना हो. अगला जो पॉइंट है ना कंटेंट क्रिएशन, ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे मैं देखता हूँ. कंटेंट क्रिएशन का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो वो आप बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपके एड मीडिया के अंदर. एड मीडिया क्या होता है वो एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एड मीडिया, तो अगर आपने कभी एड रन करी हो मेटा पे खुद तो आपको पता होगा एड मीडिया जो होती है बेसिकली वो एक इमेज या वीडियो है जो कि आप यूज़ करते हो ऐड को रन करते टाइम. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये वो वीडियो है जो डिफाइन करेगी कि आपके वेबसाइट पे किस तरह के यूज़र आएंगे. एग्जांपल देता हूँ, आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ज्वेलरी. आपकी जो ज्वेलरी है वो 2000 रुपये की है. ठीक है, एयरिंग्स हैं 2000 रुपये के. अब लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल कि एयरिंग्स जो है मार्केट में 500 रुपये के भी मिल जाते हैं. आपका है एक प्रीमियम प्रोडक्ट,
आपने यहाँ पे ज्वेलरी की फोटो लगाई ऐड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऐड मीडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को 100 रुपये की ज्वेलरी खरीदनी हो, 500 की ज्वेलरी खरीदनी हो, 2000 की खरीदनी हो, कोई भी इयरिंग खरीदना हो, तो वो आपकी ऐड पे देख के एंगेज करेगा, राइट। बट आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2000 रुपये, मतलब वही आपकी ऑडियंस है जो 2000 रुपये के इयरिंग्स को अफोर्ड कर सकती है। तो ऐड मीडिया के अंदर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो 2000 है। इससे क्या है, ऑडियंस फिल्टरिंग हो जाती है। या फिर एक एग्जांपल दूं, मेरा एक क्लाइंट था, वो फ्रेम सेल करता था। फ्रेम इन द सेंस कि जैसे वॉल डेकोर के लिए फ्रेम्स होते हैं ना, वैसे फ्रेम से। अब उस फ्रेम्स की खासियत ये थी कि वो F1 गाड़ी की जो रेस होती है उसके 3D फ्रेम सेल करते थे, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको होम डेकोर के प्रोडक्ट भी चाहिए प्लस उनका F1 रेसिंग में भी इंटरेस्ट है, राइट। अब उनके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम क्या थी कि वो फ्रेम तो दिख रहा है लेकिन वो फ्रेम एग्जैक्टली है क्या, वो दिख नहीं रहा था। तो इसके अंदर क्या है, क्रिएटिव के अंदर दिखना चाहिए कि वो 3D है, ठीक है। F1 गाड़ी का 3D फ्रेम है, F1 गाड़ी का फ्रेम है, ठीक है। उसकी थिकनेस कितनी है, किस मटेरियल से बना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपकी जो इमेज है, जो वीडियो है, वो प्रेजेंट करे क्या है। इसका मैं सिंपल एक आपको टेक्निक बताता हूँ, हाउ यू कैन इवेल्युएट दैट इफ योर कंटेंट क्रिएशन इज गुड और नॉट। You just need to ask one question from you, that what you are selling, exactly क्या सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर एक चाय का कप सेल कर रहे हो तो वो दिखना चाहिए इमेज में, चाय का कप है, ठीक है, कितने का है, होम डेकोर के लिए है, किस चीज़ का है, ठीक है, किस मटेरियल का बना है। तो यहाँ पे आप व्हाट यू सेलिंग लिखो, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसके बिहार पे ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और वो सारे पैरामीटर्स क्या आपकी वीडियो या आपकी इमेज के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हो ऐड के अंदर, वो प्रेजेंट हो रहे हैं, हाँ या ना। अगर इसका आंसर हाँ है देन योर कंटेंट क्रिएशन इज गुड, इफ इट इज़ नो देन योर कंटेंट क्रिएशन इज नॉट गुड। सिंपल, मतलब मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर मैसेजिंग क्लियर नहीं है तो पीपल आर गोइंग टू कम टू योर वेबसाइट बट दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ परचेज डिसीजन, सिंपल। अगला जो पॉइंट है, वेबसाइट। अप्रॉक्सीमेटली 90% क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ROS इंक्रीज नहीं कर रहा, कि वेबसाइट में मेजर इंप्रूवमेंट एरियाज देखता हूँ। ये इंप्रूवमेंट एरिया इतने ज़्यादा होते हैं कि कई केसेस में तो हमने इतना देखा कि हमने सिर्फ वेबसाइट इंप्रूवमेंट एरियाज कर रहे हो और उसके बाद ROS डबल भी हो गया हो, ठीक है। बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स जिसके ऊपर हमारे को काम करना था वेबसाइट इंप्रूवमेंट में। ये पहला होता है इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रस्ट। इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल दूँ, मान के चलो आप एक चाय का कप सेल कर रहे हो। अब चाय का कप तो बहुत तरह के आते हैं, ठीक है। 200 रुपये के 6 कप भी आ जाएंगे, 800 रुपये के 6 कप भी आ जाएंगे। अब कौन कौन से ऐसे सारे पैरामीटर हैं जिनके बिहार पे यूज़र एक परचेज डिसीजन लेगा उस चाय को कप को बाय करने के लिए। जैसे उसका हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, किस मटेरियल से बना है, चाय गर्म है तो गर्म रख पाएगा नहीं रख पाएगा, रेसिस्टेंस कितनी है उसकी, हीटिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, हाइट कितनी ज़्यादा है उसकी, और ऐसे जितने फैक्टर्स हैं वो आपके होने चाहिए उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ना कि बहुत बार क्लाइंट ना बहुत बेसिक गलतियाँ कर देते हैं कि लेट्स टेक एग्जांपल, अगर वो फ्लावर पॉट सेल करे तो फ्लावर पॉट की हाइट ही मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मान के चलो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 यूजर आए और उनको इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं मिली, तो दे आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू बाउंस बैक, ठीक है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर इसकी। देखो ज़्यादातर लोग शॉपिफाई वेबसाइट यूज़ करते हैं। अगर मैं शॉपिफाई के लेआउट को हल्का सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इमेज होती है, यहाँ पे आपका हेडलाइन, प्राइसिंग, ये सब होती है। आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ ड्रॉप डाउन में होती है। अब ज़्यादातर लोग जो इन्फॉर्मेशन डाल भी देते हैं ना, हाइट, वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें, वो यहाँ करते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। नाउ थिंक फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको जो यूज़र आ रहा है वो इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम। अब जो इंस्टाग्राम पे यूज़र आ रहा है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे आपको चाय का कप खरीदने नहीं आया, वो आया है टाइम पास करने। तो अगर वो किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर रहा है और वहाँ पे आ रहा है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, इधर ही विल बाय और इधर ही विल बाउंस बैक। और हम वहाँ पे यूज़र के एफर्ट्स नहीं लगवा सकते। हम उस यूज़र से एक्सपेक्ट नहीं करते भाई वो इतना सब कुछ देखेगा, ढूंढेगा और यहाँ छोटे से ड्रॉप डाउन में जाके देखेगा कि अच्छा चाय के कप की हाइट इतनी है, चाय के कप का वॉल्यूम कितना है, राइट। या बहुत बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा दिए इमेज चाय के कप की और ये तो लिखा ही नहीं कि भाई उस सेट में कितने कप हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एक प्रेजेंटेबल वे में होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इफ यू कैन सी इट, यहाँ पे आपके आइकॉनिक फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हाईलाइटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसके बिहार पे एक परचेजिंग डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल दूँ टी शर्ट का दोबारा, तो टी शर्ट के अंदर
परचेजिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला कि वो किस कपड़े से बनी है, ठीक है, उसके साइजेस कौन कौन से अवेलेबल है, कलर्स क्या क्या हैं, ठीक है, या फिर उस कंफर्टेबल कितनी है, ओवर साइज है नहीं है। अब वो सारे फैक्टर्स आपके हाईलाइटेड होने चाहिए। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, बहुत से लोगों को तो मैंने देखा एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम ही नहीं लिखा होता। तो आपको शायद सुन के ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो बड़ी बेसिक चीज़ होनी चाहिए, बट अगर आप भी एक D2C ब्रांड रन कर रहे हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जो से पॉइंट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँ, एक बार चेक करना। बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती हैं प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन में। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है ट्रस्ट। अब हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी वेबसाइट पर ट्रस्ट करें? इसके लिए सबसे पहले जो हम डाल सकते हैं वो होते हैं ट्रस्ट पैजेस। ट्रस्ट पैजेस में ना लोग बहुत बार क्या समझते हैं कि कोई भी जैसे पेमेंट गेटवे का सिक्योर का वो डाल दिया है कुछ भी। ट्रस्ट बैचेस से मेरा सिंपल मतलब ये होता है कि हमें हमारे कंपनी का नाम किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट करना होता है कि जिस कंपनी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेजर पे का गेटवे है, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आइकन डाल सकते हैं जहाँ पे आप लिख दोगे कि यू आर पेइंग रेजर पे वेरीफाइड सेलर। अब उससे क्या होता है, लोगों को भरोसा होगा कि रेजर पे ने अगर इनको अप्रूवल दिया हुआ है, रेजर पे वेरीफाइड है, तो ये कंपनी पे भरोसा तो किया जा सकता है। और कैसे ट्रस्ट बेस डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके गूगल रिव्यूज जो हैं वो 4.5 के आसपास हैं, तो वहाँ पे एक आइकन डाल दो। मेरा एक क्लाइंट था, उनके 40,000 प्लस फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, तो उनके इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट डाल दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कुछ ट्रस्ट बेजेस आपको डालने होते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे आप स्किन केयर में डील करते हो और आपको किसी लैब टेस्ट से सर्टिफिकेशन मिले हो, तो आप वहाँ पे उसका नाम डाल दिया, प्रोडक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय विद दिस एंड दैट लैब टेस्ट, ठीक है। तो ये होता है ट्रस्ट बैच। दूसरा क्या होता है? सर्टिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी तरह का, अगेन मैं स्किन केयर एग्जांपल दूं, तो अगर आपने कोई लाइसेंसेस ले रखे हैं या फिर अगर आप फूड में डील कर रहे हैं तो आपके पास फसाई लाइसेंस है, उनके जो सर्टिफिकेशंस है ना वो आप डाल सकते हो। उसके अलावा क्या होता है? रिव्यूज़। रिव्यूज़ तो देखो लोग क्या करते हैं ना, उनका सारा ध्यान ना रिव्यू में ही होता है। अब रिव्यू के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका मान के लो 50 प्रोडक्ट है, तो 50 प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रिव्यू कैसे डालोगे? इसके लिए भी शॉपिफाई में एप्लीकेशन आती हैं जो कि आपके कॉमन रिव्यूज़ दिखा देगा हर एक प्रोडक्ट पेज के ऊपर, या गूगल के जो रिव्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अगला जो पॉइंट होता है, ट्रस्ट लेके आने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया। अगेन जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आप एक वीडियो डाल दो। अब ये वीडियो क्या होगी? एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी आपके ब्रांड के लिए। जैसे आप टी-शर्ट सेल कर रहे हो, तो आपको देखो हर चीज़ को ब्रांड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओरिजिनलिटी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। ओरिजिनलिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप सिंपल बोलो दैट यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, जिसके अंदर आप कौन कौन से तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स की यूएसपीज क्या है, आपसे बाई क्यों करें, और आपके ब्रांड के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया, आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया। उससे क्या होगा, जो यूजर आपकी वेबसाइट में आपको कनेक्ट फील करेगा और उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मेटा और गूगल एड्स। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, लोगों का 90% जो फोकस होता है ना वो होता है एड्स के ऊपर, जो कि गलत तरीका है। देखो सेल लेके आने के लिए आपको सारे पैरामीटर पे काम करना चाहिए। 20% प्रोडक्ट वैल्यू पे, 20% प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, 20% वेबसाइट, 20% एड्स एंड 20% यूजर परचेजिंग बिहेवियर। लोग क्या सोचते हैं कि लेट्स टेक एग्जांपल, हमारे वेबसाइट पे हमारी ऐड पे रीच आ जाए। अब 10,000 यूजर तो आपकी वेबसाइट पे आ गए, लेकिन आप अगर एक चाय का कप सेल कर रहे हो, चाय का कप किस मटेरियल से बना वही नहीं लिखा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर अगर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या फर्क पड़ता है? आप 10,000 यूजर ले आओ या 100 ले आओ, लोग परचेज डिसीजन नहीं लेने वाले ना। तो बेसिकली एड्स के परफॉर्म करने के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, पहले बाकी पैरामीटर्स के ऊपर काम करो। अब स्पेसिफिकली अगर मेटा ऐड या गूगल ऐड की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज है ना, देखो इट्स नॉट अ सिंपल स्ट्रैटेजी। इसके बारे में तो कभी और डिटेल वीडियो बना लेंगे। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ कि मेटा ऐड एक्चुअल में करता क्या है। मेटा ऐड में बेसिक स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये होता है कि हम यहाँ पे ना मल्टीपल तरह के कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। और उन कैंपेन्स के बाद एक एक कैंपेन को इवेल्यूएट करते हैं कि किससे सेल आ रही, किससे नहीं आ रही। बेसिक लॉजिक ये होता है, जिस कैंपेन से सेल नहीं आ रही उसको बंद कर देते हैं, जिससे आ रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ना, वो मैं बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है बजट एलोकेशन में मिस्टेक होती है। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो होती है डेटा एनालिसिस में। तीसरी होती है लैंडिंग पेजेस में। फोर्थ होती है कैंपेन टेस्टिंग। अब बजट एलोकेशन में लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, वो ये तो प्लान कर लेते हैं कि कैंपेन के अंदर बजट कितना डालना है, बट वो ये नहीं देखते कि उसकी एलोकेशन कहाँ पे कितनी हो रखी है। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो 500 रुपये लगाएंगे ऐड बजट, और उसके अंदर ऐड सेट डाल देंगे 5 से 10, और या फिर 5 से 10 ऐड मीडिया डाल देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो आप 500 रुपये अगर ऐड बजट लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके एक एड सेट में कितने ही लगने वाले हैं। और आपने 10 एड सेट लगा लिए, तो बेसिकली एक एड सेट के अंदर 50-100 रुपये लगेंगे मुश्किल से।
अब 5 मतलब 50-100 रुपये में आप क्या इवेल्यूएट करोगे वो कैंपेन का, वो पर्टिकुलर एड सेट काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो अगर आप तो कहते हो कि आपका एड बजट बहुत ज़्यादा है और आप एक एक कैंपेन के ऊपर 2000-4000 लगा रहे हो तो समझ में भी आता है। अब आप 100 रुपये में या 50 रुपये में क्या इवेल्यूएट करोगे कि उसके अंदर जो ऐड टू कार्ट हुए नहीं हुए, CTR परसेंटेज कितना है, कोई इवैल्यूएशन पैरामीटर नहीं है, राइट। तो बजट एलोकेशन के अंदर ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बजट है पर्टिकुलर एक एड सेट या एक एड मीडिया पे कितना लग रहा है। अगेन अगर आपका लेट्स से एग्जांपल 2000 के आसपास एवरेज सेलिंग प्राइस है तो कम से कम एक कैंपेन के एक एड सेट के अंदर 500-1000 पे तो लगना ही चाहिए, राइट। तो मेरे यहाँ पे सजेशन है कि सिंगल एड सेट सिंगल एड मीडिया यूज़ करो, बट एटलीस्ट एक एड सेट एक एड मीडिया के ऊपर 500 रुपये से 1000 रुपये के आसपास एटलीस्ट एड बजट होना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। उसके बाद अगली गलती जो होती है ना वो होती है डेटा एनालिसिस के अंदर। देखो मेटा एड ना आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि आपके फनल में ब्रेक क्या है और ऐसी कौन सा मिस्टेक आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी सेल ड्रॉप हो रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ना पहले फनल समझाता हूँ। फनल क्या होता है? फनल बेसिकली वो पाथ है जिसके थ्रू यूज़र एक परचेज जर्नी करता है। अब अगर आपका एग्जांपल है तो इंस्टाग्राम पे आपका कोई यूज़र है जो इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड देख के आ रहा है, तो उसका पाथ क्या होगा? सबसे पहले वो इंस्टा पे ऐड देखेगा, इंस्टा ऐड फनल का पहला पार्ट। दूसरा क्या, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट किस पेज पे? कलेक्शन पेज पे, कलेक्शन कह लो या प्रोडक्ट कैटेगरी पेज कह लो। तीसरा क्या है, वो फिर प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। फोर्थ उसके बाद ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चेकआउट और फिर सीधा पेमेंट। अब यहाँ पे किस पर्टिकुलर पेज पे यूज़र जाके आगे नहीं बढ़ रहा, वो होता है हमारा फनल ब्रेक। एग्जांपल देता हूँ कि यूज़र हमारे प्रोडक्ट पेज तक तो आ रहा है लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा, तो विच मीन्स प्रोडक्ट पेज में प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज में प्रॉब्लम है तो विच मीन्स या तो इन्फॉर्मेशन में इशू हो सकता है या ट्रस्ट में इशू हो सकता है। और ये अगर ऐड टू कार्ट हो रहा है और ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट नहीं हो रहा तो ऐड टू कार्ट में प्रॉब्लम है। वो या तो ट्रस्ट की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर कोई पेमेंट गेटवे, कूपन कोड्स या इन सारी चीज़ों में इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी डेटा एनालिसिस के पैरामीटर है ना, वो हमें मेटा ऐड, गूगल ऐड दोनों से पता चल जाते हैं। तो ऐड जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे ये तो एक एग्जांपल दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे तरह के डेटा एनालिसिस के फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे को काम करना होता है, जिससे हमारे को पता चलता है कि एक्चुअल में दिक्कत आ कहाँ रही है या हमारे कौन से कैंपेन वर्क कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद होता है लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे ये बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। इस मिस्टेक के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक चीज़ को समझो कि आप जो प्रोडक्ट अपनी ऐड मीडिया के अंदर दिखा रहे हो, जो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, आपका वही प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में सबसे ऊपर दिखना चाहिए या फिर डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर यूज़र लैंड करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी आपको लग रहा है तो बड़ी कॉमन सी है, इसका तो ध्यान रखते होंगे, बट अगेन विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि बहुत से लोगों को लैंडिंग पेज के अंदर प्रॉब्लम होती है कि ऐड मीडिया पे कुछ और दिखा रहे होते हैं और लैंड कर जाता है वेबसाइट के होम पेज के ऊपर कहीं और। अब होम पेज पे लैंड कर रहा है आपकी वेबसाइट 100 प्रोडक्ट, तो कहाँ ढूंढता फिरेगा कि यूज़र के वो प्रोडक्ट कहाँ है जो उसने ऐड में देखा, क्योंकि वो आया तो उसी प्रोडक्ट को देख के ना, और देयर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसी इंटेंट के साथ उसे वही प्रोडक्ट खरीदना है। हम दिखा कुछ रहे हैं और बेच कुछ रहे हैं तो वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर हमारा बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद होता है कैंपेन टेस्टिंग। कैंपेन टेस्टिंग के अंदर ना देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग ये तो डिफाइन कर लेते हैं कि हमने बजट कितना लगाना है, लेकिन कैंपेन बंद कब करना है ना ये डिसाइड नहीं करते हैं। आप एक फैक्ट को एक्सेप्ट करके चलो कि देखो सारे कैंपेन नहीं वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई कैंपेन ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा और आप उसको बस एक फेक होप के अंदर चलाए जा रहे हो कि ठीक है वो किसी दिन रिजल्ट ले आएगा या आरओएस कम हो जाएगा, तो वो आपका कैश बंद करने वाला और कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगा दिए। थोड़ा टाइम पहले मेरी एक लीड से बात हुई थी, उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख रुपए लगा दिया था सिर्फ 2 कैंपेन के ऊपर, वो भी सिर्फ इस उम्मीद के अंदर वो लर्निंग स्टेज से बाहर आएगा। और बेसिकली वो लर्निंग स्टेज से बाहर आए लेकिन 1.25 लाख रुपए लग जाए, ठीक है। तो यू हैव टू प्लान कि कब उस कैंपेन को बंद करना है, कितने रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये या वट एवर द नंबर इज। मेरे हिसाब से अगर टेस्टिंग स्टेज पे 1000-2000 रुपये के अंदर पता चल रहा है वो कैंपेन वर्क करने वाला है नहीं करने वाला, तो यू टू डिफाइन कि भाई वो कैंपेन बंद कब करना है, नहीं तो आपके बजट जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाते हैं। हालांकि अगर आप ठीक है आपको लगता है कि आपने वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करें, कोई अलग अलग तरह की टेस्टिंग करो, तो आप उसको थोड़े लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो, बट प्लान दैट व्हेन यू हैव टू स्विच ऑफ द कैंपेन या इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द कैश बर्निंग, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि होता है यूज़र परचेजिंग बिहेवियर। ये एक वो पॉइंट है जिसके बारे में ना मैंने बहुत कम लोगों को सोचते देखा है या प्लान करते देखा है।
यूज़र परचेसिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने का पैटर्न क्या है यूज़र का। और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोग ऑनलाइन बाय करना प्रेफर नहीं करते, लेकिन हम उसे ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी सेल नहीं आ रही। देखो अगेन यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हर एक चीज़ को ऑनलाइन नहीं बाय सेल किया जा सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, आप पानी की बॉटल बेच रहे हो 20 रुपये की, बिस्लेरी की। अब बिस्लेरी की पानी की बॉटल अगर आपको बाय करनी है तो कहाँ जाओगे? बिट ऑब्वियस है, आसपास कोई दुकान होगी, वहाँ से जाके बाय कर लोगे। अगर मैं कहूँ कि इसको मेटा ऐड के थ्रू सेल करो तो ये तो स्टूपिडिटी हुई ना। और इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आप वेडिंग के लिए लहंगे सेल कर रहे हो। अब वेडिंग के लिए देखो जो लहंगा है ना, यूजली लोग प्रेफर करेंगे कि उसे ऑफलाइन जाके ही बाय करें, क्योंकि देखो वेडिंग के लिए अगर कोई ड्रेस बाय करी जा रही है तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक है, ठीक है। और स्पेशली क्या होता है कि एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए लोगों को शॉपिंग करना पसंद है, ठीक है, तो ऑनलाइन प्रेफरेबली कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि करेंगे नहीं, बट चांसेस काफ़ी कम होंगे ऑनलाइन बाय करने के। हालांकि अगर आप कहते हो कि उसे D2C के थ्रू सेल नहीं करना चाह रहे, आप ऑनलाइन बेसिकली कस्टमाइज डिजाइनिंग करना चाह रहे हो एज अ फैशन डिजाइनर, उसके लिए लीड जनरेट करके आप वो प्रोडक्ट सेल करना, देन दैट्स अ डिफरेंट केस। बट आप इस चीज़ को ज़रूर समझो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसे बाय करने के लिए यूज़र कहाँ जाएंगे। अगर आप खुद अगर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं तो कहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कई बार गलती करते देखा लोगों के, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको ऑनलाइन सेल नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती को बेचने में लगे हैं। तो वी हैव टू ईदर मेक अ वे। जैसे कार24 एग्जाम्पल देता हूँ, अब बिट ऑब्वियस है लोग गाड़ी ऑनलाइन बाय नहीं करने वाले, राइट, बट उन्होंने यूज़र परचेसिंग बिहेवियर के ऊपर देखो कितना काम किया है। कार24 जो है ऑनलाइन सेल कर देता है, ठीक है। ऑनलाइन सेल करने के लिए उनके पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहली बात वो क्या करते हैं कि आपको 1000 रुपये आपसे लेके जो रिफंडेबल होते हैं आपको डोर स्टेप पे टेस्ट ड्राइव देते हैं, ठीक है। आप गाड़ी की बुकिंग 25,000 में कर सकते हो। सारा का सारा प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन का वो ऑनलाइन है, ठीक है। और 7 दिन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका फीचर होता है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी उनकी, ठीक है। और गाड़ी अगर आप खरीद लेते हो तो वो भी आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देते हैं। तो गाड़ी की टेस्टिंग से लेकर पूरा परचेजिंग जो वो है वो उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। और उनके जो एक्सप्लेनेशन जो होती है एप्लीकेशन वगैरह पे या वेबसाइट वगैरह, वो भी बहुत क्लीन होती है। तो अगर कोई ऐसा मॉडल ले आओ तो देखो अलग बात है, अदरवाइज वी हैव टू वर्क एज पर कि लोगों का परचेजिंग बिहेवियर क्या होता है उस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं किसी भी ROI को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एंड आई होप आपको ये पॉइंट्स वैल्यूएबल लगे होंगे। थैंक यू।